हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्रीवियस सेशन में क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ था, ओके। एंड आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। जो स्टूडेंट भी इस चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे, ओके। तो चलिए माय डियर सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, जैसा कि आपको नाम से लग रहा है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या होता है? चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज, और यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है फ्रिक्शनल, ओके। दैट मीन्स फ्रिक्शन के कारण किसी बॉडी पर जो चार्ज प्रोड्यूस होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। इसे आप सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोल सकते हैं। इसे हम लोग सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल सकते हैं या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए एक्चुअल में ये होता क्या है। जैसा कि आपने यहाँ पर अभी देखा कि मैंने क्या बताया आपको, फ्रिक्शन के कारण। तो फ्रिक्शन कब प्रोड्यूस होगा माय डियर? तो जब भी किसी दो बॉडी को आप रब करते हैं, तो वहां पर क्या होगा? चार्ज प्रोड्यूस होगा। आखिर क्यों चार्ज प्रोड्यूस होता है? जब भी हम किसी दो बॉडी को रब करते हैं तो वहां पर चार्ज प्रोड्यूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माय डियर फ्रेंड, जब भी हम दो बॉडी को रब करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एंड जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा था, ओके। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी मैंने आपको बताया था एंड आई होप कि आपको याद होगा, ओके। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? जैसे ही आपने रब किया तो फ्रिक्शन के कारण वहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो जिसके कारण दोनों ही बॉडी चार्ज्ड हो जाता है। दोनों ही बॉडी आपका चार्ज्ड हो जाएगा। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, या आप इसे सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि ये आपके पास कॉम्ब है, और जब कॉम्ब को आप अपने हेयर में रब करते हैं, ठीक है, ऐसा आपने घर पर किया भी होगा। जब आप किसी कॉम्ब को अपने हेयर में रब करते हैं और फिर उस कॉम्ब को, ठीक है, किसी छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के पास आप लेके जाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो कागज़ का टुकड़ा इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ओके। ऐसा क्यों हो रहा है माय डियर? क्योंकि जैसे ही आपने इस कॉम्ब को अपने हेयर में रब किया है तो ये आपका कॉम्ब चार्ज हो चुका है, ओके। यहाँ पर चार्ज डेवलप हो चुका है। तो चूंकि अब ये चार्ज हो चुका है, तो जैसे ही हम इसे कागज के टुकड़े के पास लेके जाएंगे तो ये कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेगा। ये आपने घर पर करके देखा भी होगा, ओके। तो ये इसी फेनोमेनन को हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो चलिए माय डियर, इसका डेफिनेशन क्या होगा? आइए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी or simply charge developed on a body due to loss or gain of electrons when two bodies are rubbed together is called frictional electricity, ओके। सो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड इस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं, ठीक है।
इस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को आप सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलिए, या आप इसे सिंपली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सॉरी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चलिए, और मैंने आपको कॉम्ब का एग्जांपल लिया है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर, जब भी आप किसी दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, मतलब लॉस भी होगा एंड गेन भी होगा। किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। और मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस सेशन में, जब भी किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, और जब किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो वहाँ पर उस बॉडी के ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके, तो यही जो चार्ज डेवलप हो पा रहा है ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी चार्ज को, इसी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, क्योंकि ये फ्रिक्शन के कारण हो रहा है। हम दो बॉडी को आपस में रब कर रहे हैं और उसी रबिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। बात समझ में आ गया? चलिए माय डियर, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको देखना है, दो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। नोट पॉइंट, फर्स्ट नोट पॉइंट इज, जब हम किसी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब करते हैं, ये मान लीजिए ग्लास रॉड है और आपके पास सिल्क का कपड़ा है, सिल्क क्लॉथ है, और जब इस ग्लास रॉड को हम लोग सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जब आप रब कर रहे हैं तो फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो उस टाइम ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, दैट मीन्स आपका ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, एंड सिल्क क्लॉथ को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, दैट मीन्स गेन हो रहा है, तो ये निगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो आइए उस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं। when a glass rod is rubbed with silk cloth, glass rod loses electrons due to which it becomes positively charged, and silk cloth gains electrons due to which it becomes negatively charged. ओके, तो ये फर्स्ट नोट पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो वहां पर ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसके कारण वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एंड सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जिसके कारण वो निगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। अब देखिए सेकेंड जो आपका नोट पॉइंट है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके पास एक इबोनाइट रॉड है, इस केस में ग्लास रॉड था। अब मान लीजिए कि आपके पास इबोनाइट रॉड है और उस इबोनाइट रॉड को आप उलन क्लॉथ के साथ रब करते हैं।
किसी ऊनी कपड़े के साथ आप उसको रब करते हैं तो वहां पर क्या होगा, इबोनाइट रॉड, वहां पर इबोनाइट रॉड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वहां पर रॉड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसके कारण इबोनाइट रॉड निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और उलेन क्लॉथ इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जिसके कारण आपका उलेन क्लॉथ पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ओके, तो आइए उस पॉइंट को भी आप यहां पर देख लीजिए। व्हेन एन इबोनाइट रॉड is rubbed with woolen cloth, ebonite rod gains electrons due to which it becomes negatively charged and woolen cloth loses electrons due to which it becomes positively charged. मतलब इसमें देखिए, ग्लास रॉड के कंपैरिजन में यदि आप ग्लास रॉड के साथ इस इबोनाइट रॉड को कंपेयर करेंगे तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। जब आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड वहां पर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसके कारण वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर इबोनाइट रॉड है और उस इबोनाइट रॉड को आप वूलन क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो इस केस में इबोनाइट रॉड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसके कारण वो आपका निगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है और वूलन क्लॉथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जिसके कारण वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है। तो ये था माय डियर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एंड आई होप कि आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं माय डियर, इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। अब एक यहां पर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं माय डियर, ठीक है, फिर उसके आगे मूव किया जाएगा। ध्यान देंगे आप लोग। अब यहां पर एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, काफी आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ ए ग्लास रॉड is rubbed with silk cloth 3 into 10 to the power 15 electrons transfer from glass rod to silk cloth, then calculate charge on the glass rod, and decrease in mass of glass rod, यही आपका क्वेश्चन है माय डियर, ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है।
कह रहा है कि एक ग्लास रॉड को हम लोग सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर रहे हैं, रब करते हैं। और आप जानते हैं कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो वहाँ पर ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वही यहाँ पर हो रहा है, देखिए, यानी इतना इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें दिया हुआ है, यानी इतना इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब ग्लास रॉड से ट्रांसफ़र होके किसके पास पहुँच जाता है? सिल्क क्लॉथ के पास। यानी ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है? इतना इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है ग्लास रॉड से। और सिल्क क्लॉथ को इलेक्ट्रॉन का गेन मिल रहा है। सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है? इतना इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है सिल्क क्लॉथ में। ओके, देन कैलकुलेट चार्ज ऑन द ग्लास रॉड। तो बताइए ग्लास रॉड पर चार्ज कितना होगा? ग्लास रॉड पर चार्ज कितना होगा? एंड डिक्रीज इन द मास ऑफ ग्लास रॉड। और ग्लास रॉड के मास पर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? चूंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा? क्या ग्लास रॉड का मास डिक्रीज कर जाएगा? और यदि डिक्रीज करेगा तो कितना डिक्रीज करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए माय डियर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे आप। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था, ध्यान से सुनिएगा, प्रीवियस सेशन में हमने देखा था, मान लीजिए कि ये ग्लास रॉड है और ये आपका सिल्क क्लॉथ है, ये आपका सिल्क क्लॉथ है और ये आपका ग्लास रॉड है। लेकिन जब आप इस दोनों को रब नहीं कर रहे हैं तो ये दोनों क्या है? न्यूट्रल है। ये दोनों न्यूट्रल है। दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भी सेम है और यहां पर भी सेम है। लेकिन जैसे ही हम इसे रब करते हैं, जैसे ही हम इसे रब करते हैं माय डियर, तो ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एंड सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है माय डियर? इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जा रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? तो वो आपको दिया हुआ है 3 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और आपने पढ़ा था, मैंने बताया था आपको कि यदि 1 इलेक्ट्रॉन का ये लॉस करेगा तो फिर यहां पर कितना चार्ज होगा? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब के बराबर होगा। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर चार्ज यहां पर होगा। फिर यहां पर भी ये 1 इलेक्ट्रॉन को अगर गेन कर रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर ही यहां पर चार्ज्ड ये हो जाएगा, उतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज यहां पर प्रेजेंट होगा। बस नेचर अलग होगा, मैग्नीट्यूड चार्ज का दोनों जगह सेम होगा 1 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। ये ट्रांसफर कर रहा है, यहां पर लॉस हो रहा है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, प्लस होगा। इसे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो यहां पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, तो अगर माय डियर, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है माय डियर, तो आप जानते हैं कि यहां पर चार्ज कितना होगा? यहां पर चार्ज कितना हो जाएगा माय डियर? तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज होगा और कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, इतना चार्ज के बराबर इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा। और फिर इसके ऊपर देखिए यहां पर कितना चार्ज होगा? इसे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, गेन हो रहा है, तो क्या होगा? माइनस में होगा। और 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर, उसी के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर यहां पर चार्ज डेवलप होगा, प्रोड्यूस होगा। तो यह है 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ग्लास रॉड से तो ग्लास रॉड पे कितना चार्ज डेवलप होगा? इतना चार्ज डेवलप होगा फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पर तो कितना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है जी? इतना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो ग्लास रॉड पे नेट चार्ज कितना होगा? ये है 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो फॉर दिस इलेक्ट्रॉन्स आपको मल्टीप्लाई करना हो जाएगा। इसका मतलब है माय डियर, so charge on glass rod will be
3 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, और ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसी को मल्टीप्लाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो 1.6 इंटू 3 4.8 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम्ब, यही आपका आंसर हो गया। ग्लास रॉड पर इतना ही चार्ज अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका बन गया, चार्ज ऑन ग्लास रॉड हमें पता चल गया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि डिक्रीज इन मास ऑफ ग्लास रॉड। अब खुद सोचिए माय डियर, मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, बताया था मैंने 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अब सोचिए 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया है, ट्रांसफर हो गया है, मतलब अब यहां पर कितना मास डिक्रीज हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर का मास यहां पर डिक्रीज हुआ है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया ना जी। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा तो इस 1 इलेक्ट्रॉन का जितना मास होगा उतना मास तो यहां पर घट गया, यानी यहां पर डिक्रीज इन मास कितना होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो उसी तरह माय डियर, इस सिल्क क्लॉथ को 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इसका मास, इस 1 इलेक्ट्रॉन का मास यहां पर आ रहा है, मतलब सिल्क क्लॉथ का मास इंक्रीज कर रहा है। कितना इंक्रीज कर जाएगा, तो इसके मास के बराबर मास यहां पर इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो यहां पर देखिए माय डियर, विथ 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, with 1 electron loss, decrease in mass of glass rod, decrease in mass of glass rod। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो ग्लास रॉड का कितना मास डिक्रीज कर जाएगा, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, दैट मीन्स 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। सॉरी माय डियर, तो इतना मास वहां पर डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन यहां पर लॉस कितना हो रहा है, यहां पर लॉस हो रहा है इतना इलेक्ट्रॉन्स का। 1 इलेक्ट्रॉन का जब लॉस होता है तो उस टाइम इतना मास डिक्रीज करेगा, बट यहां पर लॉस कितना हो रहा है, इतना इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल डिक्रीज इन मास ऑफ ग्लास रॉड कितना होगा। सो विथ 3 इंटू 10 टू द पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स लॉस, जब इतना लॉस हो रहा है माय डियर, तो उस टाइम डिक्रीज इन मास ऑफ ग्लास रॉड विल बी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इतना इलेक्ट्रॉन से, दैट मीन्स 3 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए माय डियर, इतना मास ग्लास रॉड का डिक्रीज कर जाएगा। जब इतना इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रांसफर होगा तो देखिए ग्लास रॉड का कितना मास घट गया, इतना मास घट गया माय डियर। ओके, तो यही क्वेश्चन था एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो वहां पर मास भी चेंज होता है। उसी तरह यहां पर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता था, कैलकुलेट द इंक्रीज इन मास ऑफ सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ का मास भी इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि इसका मास इंक्रीज होगा, इसका मास डिक्रीज होगा। इसका मास इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसे मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास मास होता है तो उतना मास तो इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ गया? तो चलिए माय डियर, तो अब यहाँ पर मैं आपको एक कंक्लूजन पॉइंट लिख रहा हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा कि मास चेंज करेगा जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो वहाँ पर मास भी आपका चेंज होगा, मास इंक्रीज भी करेगा एंड डिक्रीज भी करेगा। वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पे
किसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, किसमें गेन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप बता पाएंगे कि किसमें मास डिक्रीज करेगा और किसमें मास इंक्रीज करेगा। ओके, so the conclusion is there is slightly decrease in mass. There is slightly decrease in mass of atom or body, that loses electrons, and slightly increase in mass, of atom or body that gains electrons. ओके, सो आई होप कि ये कंक्लूजन आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए माय डियर अब इसके आगे मूव किया जाए। ओके, अब हम लोग यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है ये हम लोग अब यहां पर वन बाय वन करके देखने वाले हैं। तो देखिए, चार्ज का जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका एडिटिव प्रॉपर्टी, और सिंपली यू कैन कॉल दिस एडिशन ऑफ चार्ज। तो देखिए, चार्ज का पहला प्रॉपर्टी यही है कि ये एडिटिव नेचर का होता है। दैट मीन्स आप चार्ज को ऐड कर सकते हैं। किसी भी बॉडी पे यदि नंबर ऑफ चार्ज अवेलेबल है तो उन सभी चार्ज को आप ऐड कर सकते हैं नेट चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। मान लीजिए कि ये बॉडी है, यहाँ पर आपका प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ पर मान लीजिए माइनस Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, माइनस Q4 चार्ज। और यदि आपसे पूछा जा रहा है कि बाबू इस पूरे बॉडी पर नेट चार्ज कितना है, तो आप क्या करेंगे, सभी चार्ज को ऐड कर देंगे। तो यही है इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स एडिशन ऑफ चार्ज। ओके, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, देखिए, नेट चार्ज ऑन ए बॉडी is equal to algebraic sum of all the charges present anywhere on the body। दैट मीन्स यदि आपको किसी बॉडी पर नेट चार्ज निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो आप अलजेब्राइक सम करेंगे। किसका, तो ऑल द चार्जेस प्रेजेंट एनीवेयर ऑन द बॉडी पर कहीं पर भी जो भी चार्ज प्रेजेंट है सभी को ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ चार्ज। ओके,
फॉर एग्जाम्पल माई डियर, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए कि ये बॉडी है, ये बॉडी है, यहाँ पर मान लीजिए प्लस Q1 चार्ज, यहाँ पर माइनस Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, माइनस Q4 चार्ज, इस तरह है। तो नेट चार्ज यहाँ पर क्या हो जाएगा? सो नेट चार्ज विल बी, मैंने क्या बताया, बॉडी पे जितने भी चार्ज अवेलेबल हैं सभी को आप ऐड कर दीजिए, उसका अलजेब्राइक सम निकाल लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? प्लस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस माइनस Q4। तो इस तरह करके हम लोग नेट चार्ज कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये था आपका चार्ज का पहला प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, या इसे आप सिंपली क्या कहेंगे, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब यहां पर इस चीज को आप समझिए, चार्ज का दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी और सिंपली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज कंजर्व्ड होता है, चार्ज हमेशा क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। ये ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है? ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है। याद कीजिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी। फिर अभी कुछ देर पहले भी मैंने बताया आपको, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ हम रब करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो चार्ज ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है ना ही क्रिएट हो सकता है, ये सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है। बात समझ में आ गया? फिर मैंने यहां पर कुछ देर पहले यहां पर मैंने आपको ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ में 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवाया था। तो वहां पर आपने क्या देखा कि ग्लास रॉड में 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो ग्लास रॉड पे नेट चार्ज क्या था? क्या हो गया? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और फिर सिल्क क्लॉथ के लिए इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का, तो उस पर भी सेम चार्ज प्रोड्यूस होगा लेकिन उसका नेचर अलग हो जाएगा। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा माय डियर, याद रखिए, जब भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो दोनों बॉडी चार्ज होगा और दोनों बॉडी पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस उसका नेचर अलग होगा। जो लॉस करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना जी। फॉर एग्जांपल माय डियर, ये बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो यहां पर इस बॉडी पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज डेवलप होगा, प्रोड्यूस होगा और पॉजिटिव होगा। उसी तरह इस बॉडी पर 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसको गेन हो रहा है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा और वो नेट चार्ज कितना होगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। तो ये हमेशा याद रखेंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो दोनों बॉडी पे सेम चार्ज डेवलप होता है। सेम चार्ज बोलने का मतलब है सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज डेवलप होगा, बस उसका नेचर अलग होगा। ओके, तो इसका साफ मतलब है कि जब चार्ज दोनों पर सेम प्रोड्यूस हो रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है कि चार्ज कंजर्व्ड है। आपने ग्लास रॉड को रब किया था, तो रब करने से पहले जो चार्ज है, जितना चार्ज है, चार्ज 0 था, और रब करने के बाद भी नेट चार्ज 0 है। रब करने के बाद भी नेट चार्ज 0 हो जाता है। ठीक है, इसे ही हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आइए सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, फिर मैं आपको एग्जांपल के हेल्प से समझाऊंगा। ठीक है, देखिए, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed it will only transfer from
it will only transfer from one body to other body, one body to other body. This is called conservation of charge. This is called conservation of charge. ओके चलिए अब यहां पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब आप यहां पे एग्जाम्पल देख लीजिए माय डियर। एग्जाम्पल में हम लोग ग्लास रॉड का ही एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, जो अभी कुछ देर पहले ही आपने ग्लास रॉड का एग्जाम्पल देखा है। सॉरी, for example, if a glass rod is rubbed with silk cloth, a positive charge is developed. A positive charge is developed on glass rod. Developed on glass rod, ये आपने देखा था। जैसे ही ग्लास रॉड को आप सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो वहां पर ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा एंड सेम अमाउंट ऑफ and same magnitude of and negative charge having same magnitude of positive charge is developed on silk cloth। मतलब उतने ही मैग्नीट्यूड का निगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ पर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सो हेंस नेट चार्ज बिफोर एंड आफ्टर रबिंग is 0. This is called conservation of charge. This is called conservation of charge. अब इस चीज को समझते हैं, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा आप समझिए। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया था ग्लास रॉड का, दिस इज योर ग्लास रॉड, ये आपका सिल्क क्लॉथ, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ माय डियर। ट्रांसफर होने से पहले, रबिंग करने से पहले, यहां पर लिखा हुआ है ना बिफोर रबिंग करने से पहले नेट चार्ज यहां पर क्या है 0। नेट चार्ज यहां पर 0 है क्योंकि ये न्यूट्रल है। उसी तरह यहां पर भी नेट चार्ज क्या होगा 0। तो रबिंग करने से पहले नेट चार्ज दोनों पर 0 है, लेकिन रब करने के बाद क्या होगा, तो रब करने के बाद जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो यहां पर इस ग्लास रॉड पर चार्ज कितना होगा, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज होगा।
और इस सिल्क क्लॉथ पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज होगा। लेकिन ओवरऑल अगर पूरा देखा जाए तो नेट चार्ज माय डियर क्या होगा? नेट चार्ज तो जीरो है, नेट चार्ज तो जीरो है, यहां पर रबिंग करने के बाद भी नहीं है, जीरो। इस पर देखिए +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज डेवलप हुआ है एंड सिल्क क्लॉथ पर सेम मैग्नीट्यूड का निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। तो अगर दोनों का नेट चार्ज निकाला जाए तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो नेट चार्ज तो जीरो हो गया। तो रबिंग करने से पहले भी नेट चार्ज जीरो एंड रबिंग करने के बाद भी नेट चार्ज जीरो है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, मतलब चार्ज कंजर्व्ड होगा। ये इसे आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा। और ट्रांसफर भी होगा तो नेट चार्ज, मतलब दोनों बॉडी का अगर नेट चार्ज निकाला जाए तो वो आपका जीरो ही रहेगा, क्योंकि रबिंग से पहले भी नेट चार्ज जीरो है एंड रबिंग के बाद भी नेट चार्ज जीरो होगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया है। चलिए अब इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं माय डियर। तो अभी तक हमने चार्ज का दो प्रॉपर्टी देखा है। फर्स्ट था आपका एडिटिव प्रॉपर्टी एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और थर्ड प्रॉपर्टीज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आइए समझते हैं माय डियर। आइए हम लोग अब थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से आप देखेंगे। सो थर्ड प्रॉपर्टीज इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। याद कीजिए माय डियर, याद कीजिए, मैंने आपको बोला था, ठीक है, कल के सेशन में, जब वन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है माय डियर, तो वहां पर कितना चार्ज डेवलप होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज डेवलप होगा। प्लस माइनस लिखने का मतलब क्या है कि वन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो एक बॉडी में लॉस होगा, एक बॉडी में गेन होगा। तो जिस बॉडी में लॉस होगा वहां पर पॉजिटिव चार्ज इतना मैग्नीट्यूड का, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन गेन होगा उस पर निगेटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का। तो इतना चार्ज प्रोड्यूस होता है। ओके, क्या इससे कम चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मैंने बताया था आपको कि ये मिनिमम चार्ज है, ये आपका मिनिमम चार्ज है माय डियर, इससे कम नहीं हो सकता है, ठीक है। और फिर देखिए, फिर हो सकता है कि कहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, तो आप क्या लिख सकते हैं? तो कितना चार्ज डेवलप होगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना एंड 2 इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? इसका डबल हो जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। उसी तरह जब 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो इतना चार्ज वहां पर प्रोड्यूस होगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो आप क्या बोलेंगे? 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अगर 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो इसी तरह ये आगे बढ़ते जाएगा। वो डिपेंड करेगा कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है और फिर वहां पर कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो माय डियर फ्रेंड, आप क्या देख रहे हैं कि जो मिनिमम चार्ज है इसका इंटीग्रल मल्टीपल ही पॉसिबल है। इसमें इंटीग्रल मल्टीपल ही पॉसिबल होता है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये, 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया, 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये, 5 से मल्टीप्लाई किए, फिर 6, 7, 8, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ही पॉसिबल है। आप फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा कभी नहीं सुनेंगे कि कहीं पर 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और फिर हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। नहीं माय डियर, जब भी होगा तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, हाफ नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो हमेशा ही ये इंटीग्रल में होता है, यानी जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह बढ़ते रहेगा। दैट मीन्स
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? तो इसका कहना है कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होगा, दैट मीन्स ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज पॉसिबल। इसी का इंटीग्रल मल्टीपल पॉसिबल है। देखिए जितना भी इलेक्ट्रॉन वहां पर ट्रांसफर हो रहा है तो वो सभी क्या है? इसी का मल्टीपल है, इसी में हम लोग मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो ये सभी हमें मिल रहा है। सो ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज पॉसिबल एंड दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसे ही हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, सो इसके बारे में लिख लीजिए। ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज is possible this is called as quantization of charge। this is called as quantization of charge। ओके, चलिए माय डियर, अब यहां पर देखते हैं ये सभी जो मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है। ऐसा तो मैंने नहीं बोला है, ऐसा तो मैंने नहीं बोला कि ये इलेक्ट्रॉन बॉडी के ऊपर है। नहीं माय डियर, बॉडी के पास जितना इलेक्ट्रॉन है हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। जैसे आपने देखा था क्लोरीन में, जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा था क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 17। तो हमें इस 17 से मतलब नहीं है। ऐसा कभी मत बोल दीजिएगा कि सर क्लोरीन पे टोटल चार्ज कितना होगा, तो आप कभी मत बोलिएगा कि सर यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो दैट मीन्स 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17 मल्टीप्लाइड बाय दिस उतना चार्ज होगा। नहीं माय डियर, वो गलत हो जाएगा। तो फिर क्या है? तो ये सभी जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन बोला है, इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है वन बॉडी से दूसरा बॉडी में। ओके, मतलब ये ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉडी के ऊपर कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है वहां से, ना कि उसमें जितना इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ है उसके आधार पे वहां पर चार्ज डेवलप होता है। सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा बॉडी से, तो बॉडी पे नेट चार्ज इतना होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो इतना चार्ज वहां पर प्रोड्यूस होगा। 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर बॉडी से हुआ तो इतना चार्ज वहां पर प्रोड्यूस होगा बॉडी के ऊपर। तो दैट मीन्स ये क्या है माय डियर? तो ये है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स। और ये सभी क्या है माय डियर? दिस इज नेट चार्ज, दिस इज नेट चार्ज ऑन बॉडी, नेट चार्ज ऑन बॉडी। ओके, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा तो उसके आधार पे बॉडी पर कितना नेट चार्ज होगा वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए माय डियर, सो यहां से हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई, यही आपका फॉर्मूला है। कैसे? आप वो देखिए, यहां पर Q है नेट चार्ज, Q इज नेट चार्ज। ये वाला क्या है? कैपिटल Q है नेट चार्ज। और ये बराबर क्या है? N इंटू ई। तो देखिए यहां पर E तो है ही, E तो देखिए है ही, और N के जगह पर क्या है? यहां पर 1 था, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4, फिर 5। मतलब ये N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन।
मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा हो या गेन हो रहा हो वही है आपका स्मॉल n। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है माय डियर, तो वहां पर चार्ज कितना होगा, इतना चार्ज होगा। आप निकाल लेंगे। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इंटू ई, एंड 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन, लॉस और गेन। और ये E क्या है, तो E है माय डियर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। तो यहां से डायरेक्ट आप ये सब कुछ बोल सकते हैं। मतलब अगर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो नेट चार्ज क्या होगा, 1 इंटू ई। लॉस हुआ तो यहाँ पे प्लस होगा 1 इंटू ई। ई क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और इसका वैल्यू क्या होता है ये, यानी ई के जगह पर ये पुट करेंगे, एन के जगह पर 1 पुट कर देंगे, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, ये वाला। अगर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर ई होगा, दैट मीन्स 4e। ई का वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट मीन्स 4 इंटू दिस क्या हो जाएगा, 6.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब का चार्ज, नेट चार्ज वहां पर बॉडी के ऊपर रहेगा। ओके, तो यही है माय डियर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, लेकिन मैं फिर कह दे रहा हूं कि यहां पर आपको बस ये ध्यान नहीं देना है। आप सिंपली ये मत बोलिएगा कि सर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ ये बोल के चुप नहीं होना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ बोल रहे हैं तो ये भी तो हो सकता है, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि n क्या है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है वही है आपका n। ओके, चलिए माय डियर, अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। अब हम लोग नंबर 4 प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। हमारा नंबर 4 प्रॉपर्टीज क्या कहता है, हमारा नंबर 4 प्रॉपर्टीज कहता है कि चार्ज इज इनवेरिएंस। चार्ज इज इनवेरिएंस। इनवेरिएंस का मतलब है कि वो बदलेगा नहीं, दैट मीन्स उसका वैल्यू बदलेगा नहीं, ठीक है, चेंज नहीं होगा। ओके, सो नंबर 4 प्रॉपर्टीज इज चार्ज इज इनवेरिएंस। इनवेरिएंस का मतलब है जो चेंज ना हो, जो बदले नहीं, जिसका वैल्यू चेंज ना हो। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है कि चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं होगा, चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ चार्ज विल नॉट चेंज्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ बॉडी। अगर बॉडी मोशन में है, ठीक है, तो उस मोशन के कारण चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, तो यहां पर देखिए क्या लिखेंगे आप, द वैल्यू ऑफ चार्ज, द वैल्यू ऑफ चार्ज डू नॉट चेंज, द वैल्यू ऑफ चार्ज does not change due to motion of body। बॉडी के मोशन के कारण, मान लीजिए कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वहां पर चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि चार्ज इनवेरिएंस है ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी। ओके, चलिए माय डियर, अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट, एक और प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्किन इफेक्ट। ओके, स्किन इफेक्ट, तो इसके नाम से ही लग रहा है स्किन इफेक्ट। जैसे मतलब देखिए, जैसे कोई मेटेलिक कंडक्टर है
तो चार्ज पार्टिकल इसके सरफेस पर ही, इसके सरफेस पे रहेगा, ठीक है, इसी पर, यहीं पर आपका चार्ज पार्टिकल रहेगा। दैट मीन्स चार्ज पार्टिकल विल बी एट द सरफेस ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। चार्ज पार्टिकल resides at the surface of the metallic conductor and this is called as skin effect. Charge resides at the outer surface, at the outer surface of metallic conductor, of metallic conductor. This is called skin effect. मतलब ये स्किन इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो मेटेलिक कंडक्टर होगा, ठीक है, उस मेटेलिक कंडक्टर के आउटर सरफेस पे, बाहरी सरफेस पर ही चार्ज रहेगा। रिसाइड्स मतलब वहीं पर वो प्रेजेंट होगा, चार्ज वहीं पर प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट होगा? तो कंडक्टर के आउटर सरफेस पे होगा, तो इसीलिए इसके बोला गया है स्किन इफेक्ट। मतलब उसके आउटर स्किन पे, उसके आउटर स्किन पे ही चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल माय डियर, आप कॉम्ब को हेयर में रब करते हैं तो इसका जो आउटर सरफेस है, इसी आउटर सरफेस पर आपका चार्ज, ये यहाँ पर क्या होता है, ये चार्ज हो जाता है, यहीं पर आपका चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है। और फिर आप कागज के टुकड़े के पास लेके जाएंगे तो ये उसको अट्रैक्ट कर लेगा। बात समझ में आ रहा? तो इसीलिए इसे बोला गया है स्किन इफेक्ट। तो कोई भी बॉडी यदि चार्ज होता है, चार्ज हो जाता है, तो उसका तो चार्ज, जो चार्ज पार्टिकल है, जो चार्ज है, वो चार्ज यहीं पर अवेलेबल होगा, यहीं पर उसके आउटर सरफेस पे ही रहता है, ठीक है। तो यही है माय डियर स्किन इफेक्ट। अब देखिए माय डियर, अब देखिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जितने भी थे वो हमने देख लिया। अब यहां पर हम लोग एक दो शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके, एक दो शॉर्ट्स क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is not the possible type of charge or is not the possible value of charge? ऑप्शन देखिए, 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब, 6.4 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब, 5.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब एंड 8 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा जो है वो चार्ज का पॉसिबल वैल्यू नहीं है। तो याद कीजिए, मैंने बताया था कि जो भी चार्ज अवेलेबल होगा या प्रोड्यूस होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है। चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है। दैट मीन्स आपने फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल टू N इंटू E। ये N क्या है? ये N आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 इस तरह ये रहेगा। तो ये हमेशा जो होगा ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका? इसका वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। तो यहां पर इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो इसमें देखिए 3.2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो अच्छी बात है, दैट मीन्स ये सही है, ये तो होगा पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज। इसमें देखिए 6.4 है, दैट मीन्स 4 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो ये भी हमारा पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज है। यहां पर देखिए 8 लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो ये भी हमारा पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज है। लेकिन माय डियर यहां पर देखिए 5.6 लिखा हुआ है, तो 1.6 में आप कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जिससे आप 1.6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 5.6 मिलेगा, नहीं, ठीक है। तो वहां पर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मीन्स ये वाला आपका पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज नहीं है।
तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एंड आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। चलिए माय डियर, अब हम लोग यहाँ पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बस आपको ध्यान देना है। नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोड्यूस 1 कूलम्ब चार्ज। ये आपका क्वेश्चन है। मतलब पूछा जा रहा है बाबू आपसे कि हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करें, हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे जिसके कारण बॉडी पर 1 कूलम्ब का चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, बॉडी पे 1 कूलम्ब का चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो आइए, तो यहां पर देखिए आपका पास फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू N इंटू E। नेट चार्ज, ये Q हमें दिया हुआ है 1 कूलम्ब, सो दिस इज 1 कूलम्ब। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करें, दैट मीन्स हमें N निकालना है। एंड 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। दिस कूलम्ब विल गेट्स कैंसल्ड आउट। तो यहां से देखिए N का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसे ही बस आपको सिंप्लीफाई करना है, ये ऊपर चला गया तो 10 टू द पावर 19, ओके, डिवाइड बाय 1.6। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 टू द पावर 18 डिवाइड बाय 1.6। यहां से ये पॉइंट हटेगा तो एक जीरो यहां पर आएगा, ओके। इसको आप क्या करेंगे, कैंसल कीजिए। 16 6 टाइम्स में 96, 40 दैट मीन्स 0.25। तो देखिए यहां पर क्या आ गया, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। मतलब माय डियर फ्रेंड देखिए, टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स वहां पर ट्रांसफर होना चाहिए, तब जाके बॉडी पे 1 कूलम्ब का चार्ज डेवलप होगा। किसी भी बॉडी से यदि इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, किसी भी बॉडी से यदि इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो उस बॉडी पे नेट चार्ज कितना होगा, 1 कूलम्ब का चार्ज होगा। तो ये वैल्यू तो आप याद रखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, ओके। तो चलिए माय डियर, आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस सेशन को हम लोग बस यहीं तक रखते हैं, ओके। एंड इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ओके। तो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो थैंक यू माय डियर, थैंक यू, बाय बाय।